आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मिल ही गए सनम भाग 9। प्लीज माँ मत करो ऐसा। युवराज ने उनका हाथ पकड़ लिया, पर अनामिका जी आज मानो पत्थर की बन चुकी थी या फिर बनने की कोशिश कर रही थी। गुड नाइट बोलकर अनामिका जी ने अपनी नजरें फेर ली। युवराज ने भरी आंखों से एक बार उन्हें देखा, फिर अपने पापा को जो बहुत ही बेबस दिखाई दे रहे थे, और अपने आंसू पोंछता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बहुत गलत कर रही हो तुम अनु, एक बार फिर सोच लो। इन सब में कहीं तुम अपने बेटे को खो ना दो। युवराज के जाने के बाद बेड पर लेटी हुई अनामिका जी को विशाल जी ने कहा, लाइट बंद कर दीजिए, मुझे सोना है। अनामिका जी ने उनकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। विशाल जी भी लाइट बंद करके सो गए और अनामिका जी ने अपनी आंखें खोली तो आंसुओं की कई बूंदें एक साथ उनकी आंखों के कोरों से बह निकली। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रत्ना उससे लगकर नीचे बैठ गई। उसके कानों में अब भी मीना जी की बातें गूंज रही थी और दिल में हजारों सवाल आपस में ही टकरा रहे थे, क्योंकि जवाब तो उन्हें किसी का भी कहीं से भी नहीं मिल रहा था। रत्ना ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को जोर से बंद कर दिया, पर वो सवालों का शोर ज्यों का त्यों था। कुछ देर बाद वो उठ खड़ी हुई और अपने आप को आईने में देखने लगी। वो सुंदर सी नई ड्रेस अब उसे बहुत चुभ रही थी। हल्के से मेकअप में उसे अपना अस्तित्व अब फीका सा नजर आ रहा था। बालों के कल्स में उसे अपनी जिंदगी उलझी हुई सी लग रही थी। उसने अपना सारा मेकअप हाथों से साफ किया और जोर जोर से रोने लगी। फर्स्ट ईयर में थी रत्ना जब उसे पता चला था कि उसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था। तब से अपने दिल को उसने हमेशा काबू में रखा था। भले ही वो कभी अनंत से मिली नहीं या उसे देखा नहीं, पर उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई मान चुकी थी। रत्ना के मम्मी पापा गोवा में रहते थे और संजू का परिवार संजू के जन्म के बाद से मुंबई में रहने लगा, तो उनका मिलना कभी नहीं हो पाया। पर जब रत्ना की शादी का जिक्र हुआ तो नरेंद्र जी ने मीना जी से बात की, जिसे वो भी सहर्ष मान गई। माँ की खराब तबीयत के कारण बस छोटा सा रोका किया गया, जिसमें सिर्फ अनंत की माँ अपने भैया भाभी के साथ आई थी। रिश्ता तय होने पर रत्ना के मन में भी उत्साह भरने लगा। वो खुश थी, लड़का भी अच्छा था। अनंत का फोटो उसे दिखाया गया था। शादी का मुहूर्त जल्दी का ही निकाला था तो घर पर तैयारियों का जोर था। इन सब के बीच रत्ना के दिल में भी नए नए अरमान जागने लगे। अपने आने वाले जीवन की कल्पना से उसका गोरा मुखड़ा और भी चमकने लगा। पर इस खुशी के बीच शादी के कुछ दिन पहले ही पता चला अनंत ने किसी और लड़की से शादी कर ली और मीना जी ने घर आकर बस माफ़ी मांग ली। माँ तो बेचारी वैसे ही बीमार थी। जब लोगों के मुंह चलने लगे कि देखो इसकी शादी टूट गई, अब दोबारा रिश्ता होने में बहुत दिक्कत होगी, तो वो सहन नहीं कर पाई और कुछ दिनों बाद ही अपना दम तोड़ दिया। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही हर बार आप ऐसा क्यों करते हो? एक भाई ने जख्म दिया, दूसरे ने उसे भरने की कोशिश में और भी ज़्यादा कुरेद दिया। रत्ना ऊपर देखते हुए बोल रही थी, क्यों किया तुमने ऐसा संजू, इतना बड़ा धोखा? रोते हुए रत्ना ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। कुछ देर बाद उसने अपना मुंह ऊपर किया तो उसकी आंखें और नाक बिल्कुल लाल थी। मेरे सवालों का जवाब तुम्हें देना होगा डॉक्टर संजय माहेश्वरी। उसकी आंख रोने की वजह से लाल थी या गुस्से की वजह से, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था। वो उठी और अपने कमरे से बाहर निकल गई। काश कि तुम आज यहाँ होती तो सब कुछ ठीक होता। नरेंद्र जी अपनी पत्नी की तस्वीर से बात कर रहे थे कि तभी रत्ना ने दरवाज़ा खोला और अपना बैग उठाकर बाहर की ओर निकलने लगी। रत्नू, नरेंद्र जी ने अपने डर को छुपाते हुए उससे जानना चाहा कि वो कहाँ जा रही है। चिंता मत करिए पापा, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं कि अपने साथ कुछ गलत कर दूँ। खाना खाकर आप सो जाइएगा, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। बिना मुड़े ही रत्ना ने कहा और बाहर निकल गई। नरेंद्र जी बस उसे जाते हुए देखता रहे। अपने कैबिन में बैठा संजय बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था। अब तक तो मॉम का फ़ोन आ जाना चाहिए था। वो खुद से ही बातें कर रहा था, मॉम उसे ज़्यादा डरा ना रही हो बस। नहीं यार, कितनी मासूम सी तो है वो, कैसे कोई रूड हो सकता है उनके साथ। खट, अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज़ से वो अपने विचारों से बाहर आया। बिखरे बाल, लाल आंखों में फैला काजल, कान में बूंदे, न गले में चैन। अपने सामने रत्ना को इस हाल में देखकर वो घबरा गया। उसके तमतमाते लाल चेहरे को देखकर वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, ये क्या हाल बना रखा है आपने, आप इस तरह यहाँ? चटाक। संजू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रत्ना ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। कैबिन का दरवाज़ा खुला होने की वजह से आसपास के सभी लोग उन्हें देखने लगे और संजू आश्चर्य से रत्ना को देख रहा था। रोजी हाँफते हुए श्रद्धा के कैबिन में गई और उसे सब बताया।
तो वो भी भागते हुए वहां आ गई और आसपास से सबको हटाकर दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर दिया। रत्ना को इस तरह से यहाँ देख वो भी हैरान थी। संजू की आंखों में देखते हुए रत्ना रोष भरी आवाज में बोली, इतना बड़ा धोखा क्यों? सिर्फ अपने पापा के वचन का मान रखने के लिए, या अपनी माँ की नज़रों में ऊपर उठने के लिए, या फिर अपने मन का बोझ उतारने के लिए? संजू की शर्ट को दोनों हाथों से झकझोरते हुए वो चिल्ला रही थी, बोलो डॉक्टर संजय माहेश्वरी, क्यों किया तुमने ऐसा? रत्ना के हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए वो बोला, आप क्या बोल रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। संजू को वाकई कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पागलों की तरह रत्ना को देख रहा था। रत्ना ने उसके हाथ झटक दिए, पहले फीकी तरह से मुस्कुराई, फिर अपने नाक और आंखों से बह आए पानी को पोंछते हुए बोली, कितना नाटक करोगे तुम? अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारे भाई अनंत की सगाई मुझसे हुई थी, पर उसने किसी और से शादी कर ली, जो कि तुम्हारी वजह से हुआ था। उस दिन जब तुमने मेरी और श्रद्धा की बातें सुनी तो तुम्हारी आंखों में आंसू थे। उन आंसुओं की वजह मुझे आज समझ आई है। तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया ताकि मुझसे शादी करके अपने माँ पापा का सम्मान बचा पाओ और अपने गिल्ट से बाहर निकल पाओ। रत्ना गुस्से में बोले जा रही थी। अपने प्यार का नाटक का नाम मिलने पर संजू का दिल बेचैन हो गया। रत्ना को रोकते हुए उसने कहा, बस करिए, मेरा प्यार नाटक नहीं है रत्नू। रत्ना ने उसे गुस्से में घूरा तो संजू थोड़ा शांत हो गया और कहा, आपको गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं पता था कि वो लड़के जिसका भाई के साथ रोका हुआ वो आप हैं। कहते हुए संजू ने रत्ना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। गलत फहमी में तो अब तक मैं थी संजू। उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो मेरी किस्मत थी, उसके लिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पर मेरे जज्बातों के साथ खेलकर तुमने अच्छा नहीं किया। वो भी वैसे ही खड़ी संजू की आंखों में देखते हुए ही बोल रही थी, मैं अकेली भी खुश ही थी, पर पास आकर जो दर्द तुमने दिया है ना, उससे मैं कैसे डील करूं संजू? वो अपनी भरी हुई आंखों से संजू की ग्रे आंखों में देख रही थी, जिनमें अब आंसू थे। आपको दर्द हो ऐसा मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, फिर भी अनजाने में मुझसे जो हुआ उसके लिए चाहे जो सज़ा दे दो, पर मेरे प्यार को झूठा मत कहो। वो रत्ना की गीली आंखों में आ रहे बालों को पीछे कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, बहुत प्यार करने लगी हूँ तुमसे संजू। बहते आंसुओं के साथ रत्ना ने संजू के चेहरे पर हाथ फेरा तो संजू की आंखों से भी आंसू बह निकले। तुम्हारी यही सज़ा है कि ये जानते हुए भी अब तुम मेरे सामने कभी ना आओ। आगे बोलते हुए रत्ना की आंखें पत्थर हो गई। ऐसा मत कहो रत्नू, एक बार मेरी आंखों में देखो और कहो कि आपको मेरा प्यार झूठा लगता है? क्या इनमें आपको कोई छल नजर आता है? संजू ने अपने सर को रत्ना के सर से लगा लिया। रत्ना एक पल के लिए सब कुछ भूल गई। वो संजू के गले लगकर खुलकर रो पड़ी। संजू के दिल को भी उस पल में कुछ ठंडक मिली। वो उसे अपनी बाहों में समेटे ही खड़ा था कि रत्ना ने उसे धक्का दिया और रोते हुए ही वहां से बाहर निकल गई। बाहर खड़ी श्रद्धा की आंखों में भी आंसू थे। संजू रत्ना के पीछे और श्रद्धा संजू के पीछे ही भागे, पर रत्ना के शब्दों से दोनों के कदम वहीं रुक गए। अगर चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो मेरे पीछे मत आना, रत्ना ने मुड़कर कहा। संजू अपनी जगह पर ही जम गया, पर श्रद्धा रत्ना के पीछे ही चली गई। रत्ना संजू पर विश्वास करना चाहती थी पर नहीं कर पा रही थी। अनंत के भाई का ही उससे प्यार करना उसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रहा था। वो बेसुध से सड़कों पर चली जा रही थी। ना उसे अपना होश था, ना ही अपने आसपास बजती गाड़ियों के हॉर्न का। श्रद्धा उसे बीच सड़क से खींचकर साइड में लाई तो वो उसे हैरानी से देखने लगी। आपका एक्सीडेंट हो सकता था रत्ना, क्या कर रही हैं आप? श्रद्धा ने चिल्लाकर कहा तो दूसरे ही पल रत्ना उसके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सब कुछ झूठ था श्रद्धा, मैं उसका प्यार नहीं थी, उसकी दया का पात्र थी, उसके गिल्ट का रिजल्ट थी। रत्ना उसके गले लगे ही बोली। श्रद्धा ने उसे जैसे तैसे चुप कराया और घर छोड़ा। फिर कुछ सोचकर उसने युवराज को फ़ोन किया। युवराज अपने बिस्तर पर लेटा अब भी अपनी परेशानी से जूझ रहा था। जब उसने देखा श्रद्धा का फ़ोन है तो उसने फ़ोन को साइलेंट कर उल्टा रख दिया। श्रद्धा से इस वक्त बात करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। वहीं श्रद्धा भी उसके फ़ोन न उठाने पर परेशान हो गई। बिना बात करे युवराज सो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर क्या बात है? श्रद्धा के मन में भी डर था, पर इस वक्त संजू ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली गई। वो भागते हुए संजू के कैबिन में पहुंची, पर वो वहाँ नहीं था। ये कहाँ चला गया? खुद से बोलती श्रद्धा की नज़र जब रोज़ी पर पड़ी तो उसने उससे पूछा, डॉक्टर संजय चले गए क्या? नहीं मैम, अभी सर की एक सर्जरी है तो वो ऊटी में है। रोज़ी ने वहाँ से कुछ सामान लेकर जाते हुए कहा। इस हाल में वो सर्जरी कैसे करेगा? श्रद्धा को टेंशन होने लगी।
कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? फिर खुद ही अपनी सोच को विराम देते हुए वो बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। संजू एक बहुत ही अच्छा और समझदार डॉक्टर है। वो अपने काम पर से फोकस कभी नहीं हटने देता, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। और फिर वहीं बैठकर वो उसका इंतज़ार करने लगी, क्योंकि अपनी ड्यूटी से तो वो पहले ही फ्री हो चुकी थी। उसने अर्जुन को भी फ़ोन कर थोड़ा लेट आने का बोल दिया और ये भी बोल दिया कि वो खाना खाकर सो जाए। उसने दोबारा युवराज को फ़ोन किया, पर इस बार भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। पहले उसे थोड़ा अजीब लगा, फिर सोचा शायद सो ही गया हो, तो उसे मैसेज करके वो भी अब कुर्सी से सर लगाकर बैठ गई और उसे पता भी नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। ऑपरेशन के बाद संजू वापस से अपने कैबिन में आया तो देखा श्रद्धा कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई। कब आया तू? दरवाजे की आवाज़ से श्रद्धा झटके से उठते हुए बोली, अभी आया हूँ। तू घर नहीं गई अब तक? संजू ने घड़ी की ओर देखते हुए उससे पूछा, जिसमें अभी रात के 12 बजे थे। श्रद्धा चेयर पर से उठ खड़ी हुई और अपने कुर्ते के पॉकेट में हाथ डालते हुए बोली, नहीं, तेरा ही वेट कर रही थी। कैसी रही सर्जरी? संजू ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। तो ठीक है ना? श्रद्धा ने उसके पास आते हुए पूछा तो उसकी आंखें नम हो गई। मुझे क्या होना है? संजू ने नजरें चुराते हुए कहा तो श्रद्धा उसके सामने आ खड़ी हुई। संजू, श्रद्धा ने उसे पुकारा। अपना सर नीचे किए ही संजू ने कहा। श्रद्धा ने बिना कुछ कहे उसका चेहरा ऊपर किया तो संजू को देख उसका दिल तड़प उठा। उसकी लाल हो चुकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। संजू ये? वो बेचैन आंखों से बोल ही रही थी कि संजू उसके गले लगकर रो पड़ा। श्रद्धा ने उसे इस तरह टूटते हुए ही कभी देखा नहीं था। जितना वो खुश मिजाज और मस्त मौला था उतना ही स्ट्रांग भी, पर आज उसे इस हाल में देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। काफी देर तक वो रोता रहा और श्रद्धा उसे थामे खड़ी रही। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया श्रद्धा, और न ही मुझे किसी बात का गिल्ट था। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि ये सब मेरे द्वारा ही होना था। रत्ना का दिल टूटना, उसकी माँ का चले जाना, सब मेरी वजह से हुआ। संजू ने उससे अलग होकर रोते हुए कहा, नहीं संजू, तू कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। जो हुआ किस्मत का खेल था। तुम्हें भी किस्मत ने ही मिलाया है। हो सकता है अंकल को यही बहू चाहिए हो, इसीलिए उन्होंने ही तुम्हें मिलवाया हो। श्रद्धा ने मासूमियत से उसके आंसू पोंछते हुए कहा तो संजू के रोते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या फ़ायदा, वो तो अब मुझे देखना भी नहीं चाहती। मेरे प्यार को झूठ और धोखे का नाम दे दिया। संजू ने थोड़ा सा नाराज़ होते हुए कहा। संजू, वो अभी तुझे जानती ही कितना है। वक्त ही कितना गुजरा है तुम्हारा साथ में। जो भी चीज़ें उनके सामने आई उन्हें यही लगा कि सब कुछ प्लान्ड है, क्योंकि ऐसे इत्तेफाक होना बहुत मुश्किल है। श्रद्धा ने उसे समझाने की कोशिश की। किसी को समझने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है श्रद्धा। प्यार करती है मुझसे और विश्वास नहीं करती। संजू ने थोड़ा सख्त आवाज़ में कहा। हाँ, पर कभी कभी हमारा दिल दिमाग सब काम करना बंद कर देता है और उस वक्त हमें कुछ सोचता ही नहीं। सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव नज़र आता है और उसी में जीना हम चुन लेते हैं। श्रद्धा ने अपनी गलतियां याद करते हुए खोए हुए अंदाज में कहा तो संजू भी उसे देखने लगा। वो दौर बहुत ही नाजुक होता है संजू। अगर उस वक्त कोई एक समझदारी से काम ले तो सब ठीक भी हो सकता है, बशर्ते उसे मौका मिले। श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा। और तुम्हें वो मौका मिल रहा है संजू? कैसी है वो, ठीक तो है ना? श्रद्धा की बातों की गहराई को समझते हुए संजू ने रत्ना के बारे में पूछा। श्रद्धा को खुशी थी कि संजू उसकी बात समझ चुका है। रत्ना की हालत को याद करते हुए वो बोली, टूट चुकी है पूरी तरह से। युवराज भी यहाँ नहीं है, इसीलिए अब तुझे ही उन्हें संभालना है। रत्ना के बारे में सुन उसकी हालत का अंदाज़ा लगाकर एक बार फिर संजू की आंखें नम हो गई। तुझे घर छोड़ देता हूँ, तुझे आज रात यहीं रुकना है। संजू ने खुद को संभालते हुए श्रद्धा से कहा तो उसने भी अपनी गर्दन हिला दी। कुछ देर में दोनों श्रद्धा के घर के बाहर थे। संजू ने उसे अंदर जाने को कहा तो श्रद्धा बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई और बोली, हाथ धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना है श्रद्धा, और भूख भी नहीं है। संजू ने वापस से बाहर निकलना चाहा, पर श्रद्धा की आवाज़ से उसके कदम दरवाजे से बाहर निकल ही नहीं पाए। सोच ले, मुझे बहुत भूख लगी है। संजू नाराज सा अंदर आया और हैंड वॉश करके चुपचाप डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गया। तब तक श्रद्धा भी खाना ले आई। संजू की शक्ल देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चल, अब मुंह बनाना बाद में, पहले खोल। उसके मुंह के आगे चम्मच लाते हुए श्रद्धा ने कहा। क्या उन्होंने खाना खाया होगा? संजू ने उसके चम्मच के आगे हाथ रखते हुए पूछा तो श्रद्धा ने उदास होते हुए कहा,
नहीं पता संजू, पर इतना जानती हूँ कि खाली पेट जंग नहीं लड़ी जा सकती और तुझे एक जंग लड़नी है। प्लीज़ श्रद्धा, मेरे गले से ये निवाला नहीं उतर पाएगा, वो भी मेरी वजह से दुखी है, शायद भूखी भी है, मैं कैसे खा सकता हूँ। श्रद्धा उसकी बात समझ रही थी, उसने भी फिर उसे फोर्स नहीं किया। संजू ने श्रद्धा को गले लगाते हुए कहा, थैंक्स मुझे समझने के लिए। संजू वहाँ से चला गया और श्रद्धा ने भी खाने के प्लेट को माथे से छूकर साइड में रख दिया। उसने देखा अर्जुन सो चुका था, उसे एक बार देख उसके माथे पर हाथ फेर वो भी अपने कमरे में आकर लेट गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद 2 बजे के आसपास उसकी आंख लग ही गई। श्रद्धा को छोड़कर संजू वापस हॉस्पिटल अपने कैबिन में आ गया। एफएम चलाकर कुछ देर के लिए वो अपनी कुर्सी पर सर टिकाए ही बैठ गया और आंखें बंद कर ली। एफएम पर बजता वो गाना उसे बिल्कुल अपना सा लग रहा था। अभी अभी तो मिले थे, फिर जुदा हो गए, क्या थी मेरी खता, तुम सज़ा हो गए। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देख ना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे, तुम मुझे याद करोगे। गाने को सुनकर ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। संजू की आज एक सर्जरी थी, ये घर पर सबको पता था, इसीलिए किसी ने उसे कॉल नहीं किया और ना ही संजू का कॉल ना आने पर मीना जी को अजीब लगा। उन्हें तो पता भी नहीं था कि संजू को सब पता चल चुका है। वो तो यही सोच रही थी कि अच्छा ही हुआ जो वो आज बिजी है, पर कल क्या करूँगी, क्या जवाब दूंगी उसे, कैसे सामना करूँगी उसका। युवराज को सुबह तक फैसला लेना था, ना तो वो माँ को खोना चाहता था और ना ही श्रद्धा को। कैसे सब ठीक करे, इसी उलझन में वो रात भर सो नहीं पाया। पूरी रात उसने चेयर पर बैठे हुए आंखों में गुजार दी। ध्यान तो उसका तब टूटा जब उसके मोबाइल में सेट किया हुआ सुबह 6 बजे का अलार्म बजा। उसने अपना मोबाइल देखा तो श्रद्धा के 2 मिस्ड कॉल्स थे और एक मैसेज। तो आप मुझसे बिना बात किए ही सो गए। वैसे सब ठीक तो है ना युवराज, उठते ही एक बार मुझे कॉल करना। गुड नाइट एंड मिस्ड यू सो मच। मैसेज पढ़कर युवराज थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर खुद से बोला, तुमसे बात किए बिना कैसे सो सकता हूँ श्रद्धा। युवराज ने फिर कुछ सोचकर श्रद्धा को फ़ोन कर दिया। अपने बगीचे में योगा करती श्रद्धा का जब मोबाइल बजा तो उसके माथे पर थोड़ी शिकन की लकीरें आ गई। इतनी सुबह किसका फ़ोन हो सकता है, उसने खुद से ही बोला और झूले पर रखा अपना फ़ोन देखा। इस वक्त युवराज का फ़ोन देखकर वो थोड़ी हैरान थी। क्या हुआ युवराज, आपने इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया, आप ठीक तो है ना। फिर कुछ सोचकर, माँ और अंकल तो ठीक है ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे युवराज। श्रद्धा ने बिना युवराज के जवाब का इंतज़ार किए खुद ही बोल दिया। पूरे 20 घंटे बाद उसने श्रद्धा की आवाज़ सुनी थी और उसी वजह से ऐसे में वक्त ने भी युवराज के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। तुम बोलने कहाँ दे रही हो, युवराज ने थोड़ा हल्के मूड में कहा तो श्रद्धा के मुंह से सॉरी निकल गया। वैसे अच्छा लगता है मुझे तुम्हें सुनना, दिल करता है ज़िंदगी भर तुम्हें यूं ही सुनता रहूं। युवराज ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। क्या हुआ है युवराज, आपकी आवाज़ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। युवराज की आवाज़ में परेशानी भांपकर श्रद्धा ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है। युवराज ने उसे टालना चाहा। सच सच बताइए युवराज, बात क्या है, श्रद्धा ने घबराते हुए पूछा। युवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर गहरी सांस लेकर उसने श्रद्धा से कहा, कितना विश्वास करती हो तुम मुझ पर श्रद्धा, इतना कि आप अगर मुझे खुद को छोड़ने के लिए बोलो तो भी कभी सवाल नहीं करूँगी। श्रद्धा ने अपने डर को दबाते हुए गंभीरता से कहा। श्रद्धा का जवाब सुन युवराज की आंखों से अब तक रुके हुए आंसू बह निकले। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। श्रद्धा समझ रही थी कि कोई तो बड़ी बात है। अर्जुन और शिप्रा की शादी के लिए माँ पापा ने हाँ कह दी है। युवराज ने श्रद्धा के सवाल का जवाब ना देते हुए कहा। यह सुनते ही श्रद्धा खुशी से चिल्लाते हुए बोली, आप सच कह रहे हो, भाई और शिप्रा के लिए सब मान गए। श्रद्धा इतना तेज चिल्लाई कि अर्जुन ने भी सुन लिया। पहले उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई, पर अगले ही पल कुछ सोचकर वो जल्दी ही गायब भी हो गई। श्रद्धा को खुश होते देख युवराज समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे अपने बारे में कैसे बताए। उसका ध्यान तब टूटा जब श्रद्धा ने उससे पूछा, इतनी अच्छी खबर थी और आप कब से ऐसी। फिर उसके दिमाग में कुछ खटका और उसने एकदम से पूछा, और हमारे लिए युवराज। ये पूछते वक्त श्रद्धा का दिल जोरों से धड़क रहा था। ऊपर से युवराज की चुप्पी उसके डर को गहरा करती जा रही थी। प्लीज़ युवराज कुछ बोलिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, श्रद्धा ने दोबारा पूछा। श्रद्धा को घबराते देख अर्जुन भी बाहर आकर खड़ा हो गया और उसे दूर से ही देखने लगा। श्रद्धा, तुम बस मुझ पर विश्वास रखना, मैं हमारे रिश्ते के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। युवराज ने उसे पूरी बात नहीं बताई थी, फिर भी श्रद्धा बहुत कुछ समझ गई थी। युवराज, अब की बार जो हम अलग हुए तो मैं जी नहीं पाऊंगी।
श्रद्धा ने रोते हुए कहा तो युवराज की आंखों में भी आंसू आ गए। जी तो मैं भी नहीं पाऊंगा श्रद्धा, इसीलिए बोल रहा हूँ, चाहे जो हो तुम हमेशा मेरा साथ देना, युवराज ने भर्राए गले से कहा। मुझे माँ भी चाहिए, श्रद्धा ने जब रूंधे गले से कहा तो युवराज बोला, बस वही कोशिश है। श्रद्धा को महसूस हुआ कि युवराज बहुत परेशान और दुखी है। वो बस अपने आप को संभाले हुए था। तो अपने जज्बातों पर काबू रख उसने कहा, युवराज मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, आप बस हिम्मत मत हारना, अपना दिल मजबूत रखना, क्योंकि अब हमारी अंतिम परीक्षा का वक्त आ गया है। इसके बाद मैं ज़िंदगी को कोई इम्तिहान नहीं लेने दूंगा, युवराज ने कहा और फ़ोन रख दिया। श्रद्धा अपने फ़ोन को पकड़े वैसे ही बैठी रही कि अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो पलटकर उसके गले लग गई। सब ठीक होगा तो चिंता मत कर, युवराज कुछ गलत नहीं होने देगा, अर्जुन ने उसके सर को सहलाते हुए कहा। इन सब में श्रद्धा युवराज को संजू और रत्ना के बारे में तो कुछ बता ही नहीं पाई। श्रद्धा से बात करके युवराज तैयार हुआ और अपनी माँ के पास आ गया। अनामिका जी उस वक्त नाश्ता लगा रही थी। वो युवराज को देखकर बोली, आ जा नाश्ता कर ले। माँ मैंने फैसला कर लिया है, युवराज ने कहा तो अनामिका जी और विशाल जी दोनों उसे देखने लगे। बाद में बता देना, पहले नाश्ता कर ले। पता नहीं क्यों वो खुद ही जवाब नहीं जानना चाहती थी। प्लीज़ माँ, बहुत मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया है, कहीं ऐसा ना हो फिर से बदल जाऊं। युवराज ने उनका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा तो अनामिका जी उसकी आंखों में देखने लगी, जिनसे साफ पता चल रहा था कि वो सारी रात सोई नहीं था। अपने बेटे को इस तरह देख वो बेचैन हो गई और अपनी नज़रें उस पर से हटा दी। मैं आपकी पसंद से ही शादी करूंगा माँ, युवराज ने अनामिका जी के सर पर हाथ रखते हुए कहा तो अनामिका जी की आंखें हैरानी से फैल गई। और आपकी पसंद श्रद्धा ही होगी, ये भी मेरा वादा है आपसे, युवराज ने उनके सर पर हाथ रखे ही मन कहा और नाश्ता करने कुर्सी पर बैठ गया। अनामिका जी भी साथ ही बैठ गई। उनके मन में अजीब सी भावनाएं थी। वो अभी भी खुश नहीं हो पा रही थी। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो हम अभी नरेन जी से बात कर लेते हैं। किस लिए? युवराज ने जूस पीते हुए पूछा तो अनामिका जी बोली, रत्ना से तुम्हारी शादी के लिए। युवराज ने जब ये सुना तो उसके मुंह में भरा सारा जूस बाहर आ गया और वो खांसने लगा। माँ रत्ना, आप सोच भी कैसे? युवराज बोलते बोलते रुक गया और फिर कुछ सोचकर मन ही मन मुस्कुरा दिया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अनामिका जी ने पूछा तो युवराज ने सर झुकाकर कहा, नहीं माँ, जैसा आपको ठीक लगे। रत्ना से ज़्यादा सेफ उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो संजू से प्यार करती है तो खुद ही मना कर देगी। फिर माँ को दूसरी लड़की ढूंढने में वक्त लगेगा, तब तक श्रद्धा और माँ के बीच दूरियां खत्म करने का भी उसे समय मिल जाएगा। यही सब सोचकर युवराज मुस्कुरा दिया और अनामिका जी को हाँ कर दिया। रत्ना की नींद आज थोड़ी देर से खुली। उठते ही उसे फिर से कल रात की बातें याद आ गई। कुछ देर वो ऐसे ही लेटी रही, फिर उठकर तैयार होकर बाहर आ गई। उसने बाहर आकर देखा तो उसके पापा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहे थे। अरे पापा, आपने क्यों बनाया? मैं बना देती ना नाश्ता, अपने पापा के हाथों से प्लेट लेते हुए रत्ना ने कहा। कभी कभी तुम मेरे हाथ का बना हुआ भी खा सकती हो, तुम जानती नहीं, तुम्हारी माँ फैन थी मेरी कुकिंग की, नरेन जी ने स्टाइल से कहा तो रत्ना को भी हंसी आ गई। हाँ, पर खाना बनाते वक्त आप किचन का जो हाल करते थे और उसके लिए कितनी डांट पड़ती थी आपको, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, रत्ना ने अपनी और अपने पापा की प्लेट में सैंडविच लेते हुए कहा। वाह अमेजिंग, आप सबसे बेस्ट सैंडविच बनाते हो पापा। मैं तो बोलती हूँ हम दोनों मिलकर सैंडविच का एक काउंटर खोल लेते हैं, रत्ना ने खाते हुए कहा। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। नरेन जी अपनी बेटी को नॉर्मल देख थोड़ा खुश थे। अच्छा रत्नू, मैंने एक लड़का देखा है तुम्हारे लिए, जब नरेन जी ने कहा तो खाते हुए रत्ना के हाथ रुक गए और आंखों में बेचैनी उभर आई, पर अपने आप को शांत रखते हुए वो बोली, ठीक है पापा, तुम जानना नहीं चाहोगी कौन है वो? रत्ना का नाश्ता हो चुका था, वो उठने लगी तो नरेन जी ने उसे देखते हुए पूछा, क्या फ़र्क पड़ता है पापा, आपने देखा है तो अच्छा ही होगा। फिलहाल कुछ दिन में मैं बहुत बिजी हूँ, तो आप मिल लीजिए और सब ठीक लगे तो हाँ कर दीजिए, उसने अपना बैग उठाते हुए कहा और बिना नरेन जी के जवाब का इंतज़ार किए बाहर निकल गई। नरेन जी उसका हाल समझ रहे थे, पर वो ये भी जानते थे कि लॉन्ग टर्म में युवराज उसके लिए सबसे बेस्ट जीवन साथी साबित होगा। कल रात को ही कंपनी वाले उसकी कार घर छोड़ गए थे, जो कई दिनों से सर्विस में पड़ी थी। वो अपनी कार में बैठी और आंखें बंद कर ली। संजू का कल का वो रोता हुआ चेहरा जब एक बार फिर उसके सामने आया तो उसने झटके से अपनी आंखें खोली और कार स्टार्ट कर दी।
सुबह 5 बजे संजू अपने घर पहुंचा और कमरे में जाकर सो गया। थकान की वजह से उसे नींद भी जल्दी ही आ गई। लगभग 8 बजे मीना जी उसके कमरे में आई तो देखा उसका कमरा एकदम ठंडा था और वो बिना चादर के ही सो रहा था। युवराज की आदत थी कि वो बिना टी शर्ट और बनियान के ही सोता था। उन्होंने एसी बंद किया और उसके चादर ओढ़ाई, पर संजू नींद में ही बेचैन होने लगा तो मीना जी ने उसका सर सहलाने के इरादे से जैसे ही उसके माथे को छुआ वो बुखार से तप रहा था। इसे तो बहुत तेज बुखार है। मीना जी परेशान होते हुए खुद में ही बड़बड़ाई और संजू को एक कंबल और ओढ़ा दी। अनंत तो ऑफिस जा चुका था, पर उन्होंने नेहा को बुला लिया। संजू बमुश्किल अपनी आंखें खोल पा रहा था। रह रहकर वो नींद में चला जाता। उसका इतना भी बैलेंस नहीं बन पा रहा था कि कोई उसे टी शर्ट भी पहना दे। हर कोई परेशान था क्योंकि संजू को बुखार जल्दी से आता नहीं था तो जल्दी से जाता भी नहीं था। नेहा एक बॉल में ठंडा पानी ले आई और उसमें भीगी हुई पट्टियां उसके सर पर बदल बदल कर रखने लगी। मीना जी ने संजू के मेडिकल किट से वो दवा निकाली जो बुखार के वक्त जूस में मिलाकर पिलाई जा सकती है। तब तक उनका सर्वेंट जूस का ग्लास ले आया। मीना जी ने बड़ी मुश्किल से उसे बिठाकर जूस पिलाया और वापस सुला दिया। दवाई के असर से उसकी नींद गहरी हो गई और बुखार भी थोड़ा उतरने लगा। मीना जी उसके पास रखी कुर्सी पर ही बैठे बैठे सो गई और नेहा किचन में खाना बनाने चली गई। तकरीबन 1 बजे संजू की नींद खुली। उसका सर अब भी थोड़ा भारी हो रहा था। साइड टेबल पर रखा उसने अपना टी शर्ट पहना और पास सोती अपनी माँ को देखने लगा। तभी मुस्कुराते हुए नेहा उसके लिए खिचड़ी ले आई। अब कैसी तबीयत है आपकी? नेहा ने एक छोटा सा स्टूल बिस्तर पर रख एक प्लेट रखते हुए पूछा। उसकी आवाज़ से मीना जी की भी नींद खुल गई। तुमने कल रात खाना नहीं खाया था संजू? संजू के कुछ बोलने से पहले मीना जी ने कठोर आवाज़ में पूछा। संजू ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर झुका लिया। जब तुम जानते हो कि भूखा रहने से तुम्हें बुखार आ जाता है तो ऐसा करते ही क्यों हो? ऊपर से कपड़े भी पूरे नहीं पहनते हो। खाली पेट वैसे भी ठंड ज़्यादा लग जाती है। मीना जी उसे डांटे जा रही थी और उसका सर झुका हुआ ही था। भैया खिचड़ी ठंडी हो जाएगी, जल्दी से खा लीजिए। नेहा ने जल्दी से बीच में ही बोल दिया, जिससे मीना जी उसे हैरानी से देखने लगी और वो उसे नजरें चुराकर संजू को खाना खिलाने लगी। और बिगाड़ लो इसे। बोलते हुए मीना जी उठ गई तो नेहा ने भी छोटा सा मुंह बनाकर सर झुका लिया। मीना जी ने संजू के सर पर हाथ रखकर देखा, बुखार काफी उतर चुका था, इसीलिए वो भी बाहर की ओर निकलते हुए बोली, खाना खाकर आराम करना, आज हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैंने फोन कर दिया है वहाँ। जैसे ही वो बाहर निकली संजू ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, बचा लिया आज तो आपने। पर ये गलत बात है भैया, आपने खाना क्यों नहीं खाया? मैंने थोड़ी नाराजगी से पूछा तो संजू मुस्कुराते हुए बोला, कल बहुत बिजी था, टाइम ही नहीं मिला, अब से ध्यान रखूंगा। दोपहर का वक्त था और सभी आराम कर रहे थे। मौका देखकर संजू घर से निकल गया और रत्ना से मिलने युवराज के होटल पहुंच गया। खुद को संजू के ख्यालों से दूर रखने के लिए रत्ना ढेर सारा काम लेकर बैठ गई थी। काफ़ी काम निपटाने के बाद एक सेकंड के लिए उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि संजू के पास होने के एहसास से उसने वापस खोल दी। सामने संजू को देख उसने अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढक लिया और चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, परेशान कर रखा है सुबह से, मैं अपने ख्यालों में भी तुम्हें नहीं देखना चाहती। धीरे से पास आते हुए संजू ने उसके चेहरे से हाथ हटाया और बोला, क्या आप सचमुच ऐसा चाहती हैं? संजू के गर्म हाथ जब उसके बर्फ से भी ठंडे हाथों को लगे तो वो झटके से उसे देखने लगी। संजू सच में वहाँ था। मना किया था तुम्हें, फिर क्यों आए हो मेरे पीछे? रत्ना ने उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहा। मैं आपकी हर बात मान लूँ, ये ज़रूरी तो नहीं। संजू ने उसे अपने घेरे में रखे हुए ही जवाब दिया, बिल्कुल, तुम तो बस अपने दिल के ही करते हो और करवाते हो, जैसे अपने भाई की शादी करवाई थी। रत्ना ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, उससे दूर होने लगी तो संजय ने उसका हाथ पकड़कर वापस अपने सामने कर लिया। जब इतना जान गई हैं तो ये भी जान ले कि कम से कम इस जन्म में तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। संजू ने अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाते हुए कहा। संजू की गर्म सांसें रत्ना को बेचैन कर रही थी। उसने बिना हिले संजू की आंखों में देखते हुए कहा, बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, जितना जल्दी समझ जाओगे दर्द कम होगा। संजू ने पहले उसे गौर से देखा और फिर हंसने लगा। रत्ना उसे हैरानी से देख रही थी कि अचानक रुकते हुए संजू उसके कान के पास जाकर बोला, अगर आपको शादी की इतनी जल्दी है तो ये भी सही, पर दुल्हा तो मैं ही बनूंगा। संजू के व्यवहार से रत्ना दंग थी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही चॉकलेटी सा संजू है। उसकी बातें उसे एक सरफिरे आशिक सी लग रही थी।
अपने आप को संभाल कर उसने संजू को धक्का दिया और बोली, तुम पागल हो गए हो संजू, ऐसा कभी नहीं होगा। संजू ने उसके पास आकर उसका मुंह अपने हाथ से पकड़ते हुए गुस्से से कहा, अगर किसी और से शादी करने की सोची भी तो आप सोच भी नहीं सकती मैं उसका क्या हाल करूँगा। रत्ना पहली बार उसे इतना गुस्से में देख रही थी। संजू की पकड़ उसके मुंह पर इतनी कसी हुई थी कि उसे दर्द होने लगा। वो कराहते हुए बोली, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। उसका मुंह छोड़ तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मुझे भी हो रहा है, आपकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर, आपकी आंखों में अपने आप को गिरा हुआ देखकर। फिर अचानक अपनी आवाज़ बिल्कुल धीरे कर वो रोते हुए बोला, आपकी आंखों में विश्वास देखकर ये दर्द और भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। संजू को इस तरह देख रत्ना का दिल तड़प उठा। वो सब फूल गई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, प्लीज़ संजू, चले जाओ यहाँ से, मेरे लिए सब कुछ और मुश्किल मत करो। और ये कहते हुए उसने संजू के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। संजू ने फीकी हंसी हंसते हुए उसके हाथ नीचे किए और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रत्ना वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। अब भी संजू की गर्म सांसें और तपते हाथों को वो खुद पर महसूस कर पा रही थी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों संजू, पर तुम मुझे सच्चे लगते हो। तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आता है। हो सकता है जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई बड़ी वजह हो, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें कोई उम्मीद बंधाकर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। पापा हमारे लिए कभी नहीं मानेंगे संजू, और मैं पापा के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। युवराज किसी भी तरह श्रद्धा को माँ के सामने लाना चाहता था। उसे विश्वास था कि आधी जंग तो वो तभी जीत जाएगा। युवराज, मेरी नरेन जी से बात हो गई है। जब अनामिका जी ने कहा तो वो अपने ख्यालों से बाहर आकर उन्हें देखने लगा। वो तो खुद ही इस बारे में बात करना चाहते थे। अनामिका जी ने खुश होते हुए कहा। युवराज हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या रत्नू ने, क्या हुआ, कहाँ खो गए? माँ ने जब उसे हिलाया तो वो बोला, रत्नू, मेरा मतलब है क्या उसकी भी हाँ है? बिल्कुल है, तभी उन्होंने हाँ कहा है। ये बात तो युवराज के लिए और बड़ा भी झटका देने वाली थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वहाँ से जाने को हुआ। क्या अनामिका जी ने कहा, युवराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उसे मना करने के लिए कहने वाला है? युवराज उनकी बात पर हैरान था। बिल्कुल अच्छे से जानती हैं आप मुझे, फिर भी ये तो कब से खुद से क्यों बातें कर रहा है? अनामिका जी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, बस एक बार मैं खुद उससे बात कर कंफर्म करना चाहता हूँ। युवराज ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। वादा कर कि तू उसे मना करने को नहीं कहेगा। अनामिका जी ने हाथ आगे करते हुए कहा। टीवी सीरियल थोड़ा कम देखा करो, ये बात बात पर वादे लेना वहीं से सीखा है ना? युवराज थोड़ा चिढ़ते हुए बोला और वहाँ से चला गया। पूरी बात तो सुन ली उन्होंने जल्दी से बोलते हुए पलटकर उसको जाने की दिशा में देखा, पर वो जा चुका था। तो वह मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, 3 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकला है। शिप्रा के ऑफिस में सभी स्टाफ अपना काम पूरा करने में लगे थे। शिप्रा भी डिज़ाइनर्स के साथ मिलकर डिज़ाइंस फाइनल कर रही थी और मास्टर को कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। माँ कॉलिंग देखकर ही उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और अपना फ़ोन लेकर कैबिन में आ गई। वो जानती थी कि अब उसे भाषण सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक बार भी घर पर बात नहीं की, ना ही बेंगलोर आने के बारे में बताया। इतनी देर हो गई, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? फ़ोन उठाते ही अनामिका जी ने सख्त आवाज़ में कहा। बिजी थी माँ, शिप्रा ने छोटा सा जवाब दिया। कुछ ज़्यादा बिजी नहीं रहने लगी तू आजकल? अपने माँ पापा तक याद नहीं रहते। बेचारे बूढ़े क्या करते होंगे अकेले, कभी खबर लेने की कोशिश भी की है? शिप्रा हैरानी से आंखें फैलाए अपनी माँ को सुन रही थी। ज़माना ही बदल गया है, आजकल की माँ भी इतनी स्वार्थी हो गई हैं। मतलब खुद के काम हो तो फ़ोन करो, ऊपर से सामने वाले को इतना सुनाओ कि वो कुछ बोल ही ना पाए। अब बताओ क्यों फ़ोन किया? शिप्रा ने ज़रा तुनक कर कहा तो अनामिका जी झेंप गई। उन्होंने पहले अपना गला साफ किया, फिर बोली, तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। और ये बोलकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या? मुझसे पूछे बिना? शिप्रा ने चिल्लाकर कहा तो अनामिका जी बोली, लड़का पसंद किया है, शादी फिक्स नहीं की जो तू इतना रिएक्ट कर रही है। पर इतनी भी क्या जल्दी है माँ, पहले युवराज की तो फाइनल कर देते। शिप्रा ने विचलित होते हुए कहा। उसकी भी कर दी है। जब अनामिका जी ने कहा तो शिप्रा खुशी से उछल पड़ी। आप सच कह रही हैं माँ, युवराज श्रद्धा की सगाई फिक्स हो गई है? शिप्रा की बात पर अनामिका जी चुप हो गई। आवाज़ आ रही है ना माँ? शिप्रा ने फ़ोन को देखते हुए पूछा। तू परसों ही मुंबई पहुंच जाना और लड़के से मिल लेना, युवराज की सगाई भी वहीं है। शिप्रा को रत्ना के बारे में कुछ न बताते हुए अनामिका जी ने कहा। माँ, मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं शिप्रा उन्हें अर्जुन के बारे में बताना चाहती थी, पर उन्होंने बीच में ही उसकी बात काट दी।
परसों तो मुंबई आ रही है और ये फाइनल है। माँ ने फरमान सुनाकर फ़ोन रख दिया और मुस्कुराने लगी। आप बहुत बुरी हो माँ, शिप्रा ने फ़ोन को देखते हुए कहा। संजू जब घर पहुंचा तो हॉल में बैठे सभी उसी का इंतज़ार कर रहे थे। मना किया था ना तुम्हें बाहर जाने के लिए, फिर क्यों गया और कहाँ गया था? मीना जी ने तुरंत उसके पास आते हुए कहा। संजू ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। संजू, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, मीना जी ने कड़क आवाज़ में पूछा तो संजू बोला, रत्ना से मिलने। उसके जवाब पर मीना जी स्तब्ध रह गई और उसे देखने लगी। उसका चेहरा साफ बयां कर रहा था कि वो सब कुछ जान चुका है। संजू, मीना जी थोड़ा नरम पड़ते हुए बोलने लगी कि संजू ने बिना मुड़े ही कहा, मैं ठीक हूँ माँ, बस कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। संजू अपने कमरे में चला गया और मीना जी वहीं बैठ गई। वहाँ खड़ी नेहा अब भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मीना जी तेल की शीशी लिए संजू के सामने खड़ी थी। बिना कुछ बोले वो चुपचाप नीचे बैठ गई और मीना जी उसके सर में मालिश करते हुए प्यार से बोली, जैसे उस वक्त के हालात थे, तुम्हारा फैसला गलत नहीं था, इसीलिए अपने मन पर कोई बोझ मत रखो, पर उन लोगों की नाराज़गी भी उतनी ही जायज़ है संजू। बोलकर मीना जी चुप हो गई और संजू उन्हें देखने लगा। कैसे दूर करूं उनकी नाराज़गी माँ, संजू ने उन्हें देखते हुए कहा। उन्हें अपना प्यार साबित करके दिखाओ, मीना जी ने फिर से मालिश करते हुए कहा। अगर वो तब भी नहीं माने तो, संजू ने कहा तो मीना जी के हाथ रुक गए। अपने बच्चों को हार मानना तो नहीं सिखाया मैंने संजू, और तुम तो वो हो जिसके सामने अनंत और मैंने खुद घुटने टेक दिए थे, मीना जी ने उसे पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा। संजू समझ चुका था कि इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। उसे रत्ना और उसके पापा का विश्वास हासिल करना था और वो सिर्फ प्यार से हो सकता है। संजू ने पलटकर अपनी माँ के हाथ पकड़कर उन्हें चूम कर बोला, यू आर द बेस्ट मॉम। बाहर खड़ी नेहा दोनों की बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे जैसी अनाथ के लिए आपने इतना कुछ किया है तो आपके साथ कैसे नाइंसाफ़ी हो सकती है? आपका प्यार ज़रूर आपके साथ होगा भैया, उसने खुद से कहा और अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। मीना जी उसका सर चूमकर कमरे से बाहर निकलने को हुई कि दरवाजे पर ही रुककर बोली, याद रहे संजू, रत्ना सिर्फ इसी घर की बहू बनेगी। उनके बाद से संजू में भी एक जोश भर गया था। वादा करता हूँ मॉम, रत्ना आपकी ही बहू बनेगी। युवराज रत्ना को फ़ोन कर रहा था पर वो उठा नहीं रही थी। परेशान होकर वो होटल के रिसेप्शन पर कॉल करने वाला था कि शिप्रा का फ़ोन आ गया। युव, ये सब क्या हो रहा है? माँ ने लड़का पसंद किया है मेरे लिए। युवराज हेलो भी नहीं बोल पाया और शिप्रा ने चिल्लाते हुए पूछा, माँ ने लड़का पसंद किया है तेरे लिए? युवराज भी चौंकते हुए बोला, युव, मैं भी यही बोल रही हूँ, माँ ने लड़का पसंद किया है मेरे लिए। शिप्रा ने चिढ़कर बोला तो युवराज ने जल्दी से अपनी बात पूरी की। अरे मेरा मतलब है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने तो उन्हें तेरे और अर्जुन के बारे में बता दिया था। व्हाट? फिर भी वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? शिप्रा ने एकदम तेज आवाज़ में कहा। फिर कुछ सोचकर बोली, तू मुझसे बड़ा है ना, सच सच बता युव, क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? शिप्रा ने परेशान होते हुए पूछा तो युवराज ने अपने सर पर हाथ रख लिया। तेरा तो नहीं पता पर मैं तो कन्फर्म नहीं हूँ ना, फिर भी मेरे साथ भी वो ऐसा कर सकती हैं, युवराज ने भी दुखी होते हुए कहा। शिप्रा उसकी बात कुछ समझ ही नहीं पाई तो वो बोली, क्यों? तेरी तो सगाई हो रही है ना 3 दिन बाद। अब ये युवराज के लिए और भी बड़ा वाला झटका था। वो चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? शिप्रा ने एकदम से फ़ोन कान से हटा दिया, फिर दोबारा कान पर लगाकर धीरे से बोली, ये व्हाट? मुझे खुशी वाला तो नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मेरी सगाई वो श्रद्धा से नहीं रत्ना से करवा रही हैं, युवराज ने दुखी होते हुए कहा। क्या? ये माँ करना क्या चाहती है? मैं बता रही हूँ युव, वहाँ पागल हो गई है, झटके से कुर्सी से उठते हुए शिप्रा ने गुस्से में कहा। शिप्रा, माइंड योर वर्ड्स, युवराज ने कड़क आवाज़ में कहा तो शिप्रा ने दुखी सा मुंह बनाते हुए सर पर हाथ रख लिया। अब क्या करें? 1 सेकंड बाद शिप्रा ने ही वापस पूछा, मिलने लड़के से और क्या? युवराज बोला तो शिप्रा हैरान हो गई। लकी है जो तुझे खाली लड़के से मिलना है, सगाई तो मेरी हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है तू ही नहीं मैं ही अडॉप्टेड हूँ, युवराज ने बेबस होते हुए कहा। उसकी हालत सोचकर शिप्रा को भी उस पर दया आ गई और वो धीमी आवाज़ में बोली, रत्तू ने कैसे हाँ कर दिया? और क्या श्रद्धा जानती है सब? मुझे भी अभी पता चला तो श्रद्धा को कैसे पता होगा? और रत्तू ने क्यों हाँ किया ये तो वही बताएगी, पर पहले फ़ोन तो उठाए वो। तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा, मैं अपनी टिकट्स करवाती हूँ। तो कुछ टेंशन में होने के बाद भी शिप्रा ने कहा और बाय बोलकर फ़ोन रख दिया। मैम, ये कपड़ा कलर छोड़ रहा है, क्या करूँ? शिप्रा गहरी सोच में थी कि उसके एक एम्प्लॉय ने आकर पूछा, अपने घर की दीवारें पेंट कर दो उससे, शिप्रा ने झल्लाते हुए कहा। जब उसने देखा कि वो अब भी खड़ी उसे घूर रही है तो शिप्रा ने चिल्ला कर कहा, यार सप्लायर से कांटेक्ट करो, ये भी बताना पड़ेगा अब।
बेचारी वो लड़की सर पर हाथ रखकर वहां से दौड़ गई। सारे नमूने मेरी ही जिंदगी में लिख दिए, शिप्रा ने ऊपर देखते हुए कहा और अपना सर झटक कर वापस काम में लग गई। रोजी, डॉक्टर संजय आए नहीं अब तक? श्रद्धा ने युवराज के कैबिन को लॉक देखकर काउंटर पर बैठी रोजी से पूछा। उन्हें फीवर है मॉम, इसीलिए आज वो नहीं आएंगे, उनके घर से कॉल आया है था। रोजी ने खड़े होकर जवाब दिया। संजू को बुखार की सुन श्रद्धा थोड़ी परेशान हो गई। अचानक उसे याद आया कि कल उसने खाना नहीं खाया था। अपने सर पर हाथ रख उसने संजू को कॉल किया, जो उसने 2 ही रिंग में उठा लिया। मुझे तेरी बात माननी ही नहीं चाहिए थी, पर मैं भूल कैसे गई? श्रद्धा ने संजू को फ़ोन उठाते बोलना शुरू कर दिया। इट्स ओके श्रद्धा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, संजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सब जानती हूँ मैं कि तेरा बुखार कैसा है। देख, अभी मेरी एक बहुत ज़रूरी सर्जरी है तो आ नहीं पाऊंगी, पर तू अपना ध्यान रखना और चेतन से पूछकर दवाई ले लेना। श्रद्धा बोले जा रही थी। हाँ मेरी माँ, एक माँ ऑलरेडी है यहाँ पर, तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? संजू ने लेटे हुए ही कहा। ठीक है, चल बाय, बोलकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। संजू के जाने के बाद रत्ना अपना फ़ोन कैबिन में ही छोड़ गार्डन में चली गई थी, इसीलिए युवराज के फ़ोन का उसे पता ही नहीं चला। वहाँ बैठी वो कल और आज में जो कुछ भी हुआ वो सोच रही थी। कल से पहले तक सब कुछ कितना अच्छा और सुहाना था। प्यार के उस एहसास को वो पूरी तरह से महसूस भी नहीं कर पाई थी कि इतना कुछ हो गया। गार्डन में होती हल्की ठंड में वो खुद को खुद में ही सिमटे बैठी थी कि पीछे से आवाज़ आई, रत्ना। रत्ना ने पलटकर देखा तो अनंत और नेहा उसके सामने खड़े थे। रत्ना उन्हें पहचान नहीं पा रही थी, पर अनंत का चेहरा कुछ कुछ जाना सा पहचाना सा लग रहा था। जी? रत्ना ने चेयर से उठते हुए पूछा। बेशक आप ही रत्ना हो सकती हैं, नेहा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, पर रत्ना उसकी बात को समझ नहीं पाई। जिसे समझते हुए नेहा मुस्कुरा दी। रत्ना, मैं अनंत माहेश्वरी और ये मेरी पत्नी नेहा अनंत माहेश्वरी, अनंत ने कहा तो रत्ना उन दोनों को हैरानी से देखने लगी। अब उसे समझ आया कि ये चेहरा उसे जाना पहचाना क्यों लगा। रत्ना, हमारी वजह से, अनंत ने माफ़ी मांगने के इरादे से बात करना शुरू ही किया था कि रत्ना ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे आप सबसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। मेरा रिश्ता जोड़ा भी आप लोगों ने था, तोड़ा भी आपने, और मैं समझती हूँ कि आपने अपने प्यार के खातिर ये सब किया, इसीलिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, रत्ना ने बड़े ही शांत लहजे में जवाब दिया। नेहा बड़े ही ध्यान से रत्ना को देख रही थी। सचमुच वो बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़की वो संजू के लिए चाहती थी। नदी से निर्मल और शांत, चेहरे पर इतना तेज कि हर कोई देखता रह जाए, जो भी अभी थोड़ा मुरझाया सा लग रहा था। फिर भी अगर मैं पहले ही घर पर सब बता देता तो ऐसा कुछ नहीं होता, अनंत ने अपना सर झुकाते हुए कहा। रत्ना ने कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी हंसी हंसती। रत्ना, जो कुछ भी हुआ उसमें संजू भैया की कोई गलती नहीं है, नेहा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा और संजू का साथ इतना ही था, रत्ना ने अपनी नज़रें फेरते हुए कहा। आप दोनों का साथ कितना होगा ये तो ऊपर वाले ने पहले ही तय कर लिया है, नेहा ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा तो रत्ना उसे हैरानी से देखने लगी। जिंदगी बितानी है आप दोनों को साथ में, इसीलिए चाहती हूँ कि आपको पूरी बात पता हो। बैठकर बात करें। चेयर्स की ओर इशारा करते हुए नेहा ने आगे कहा और वहाँ बैठ गई। उसके पीछे रत्ना भी आकर बैठ गई। अनंत भी वहीं जाकर खड़ा हो गया। मैं एक अनाथ थी रत्ना, माँ पापा की डेथ के बाद चाचा चाची बोझ समझकर पाल रहे थे, कैसे तैसे उनके कड़वे बोल और टॉर्चर के साथ मैं ज़िंदगी काट रही थी। मेरी काली ज़िंदगी रोशन तब हुई जब अनंत मेरी ज़िंदगी में आए। अनंत के रूप में मुझे कभी सभी रिश्ते नए मिल गए। मैं अपनी ज़िंदगी का एक दिन भी इनके बिना नहीं सोच सकती थी। फिर एक दिन चाचा जी को हमारे बारे में कहीं से पता चल गया। उस दिन उन्होंने मुझे खूब मारा, कमरे में बंद कर दिया और 2 दिन तक खाना भी नहीं दिया। जब 2 दिन मैं कॉलेज नहीं गई तो अनंत खुद ही मुझे देख कर घर आ गए। चाचा जी ने इन्हें भी खूब मारा सुनाया और ये चुपचाप सब सुनते रहे, पर उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। अनंत ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो मुझसे शादी करेंगे। बहुत मिन्नतों के बाद वो भी मान गए, पर शादी तक मिलने पर रोक लगा दी और मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। बोलते हुए नेहा का गला रुंध गया और आंसू बह निकले। रत्ना की भी आंखें नम हो गई। अनंत ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा और खुद बोलना शुरू किया। 1-2 दिन बाद की हिम्मत जुटाकर मैं मॉम से बात करने पहुंचा। बताते हुए अनंत पुरानी यादों में चला गया। अनंत, तुम्हें ही कॉल कर रही थी मैं, बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। अनंत जब कॉलेज से आया तो मीना जी ने खुशी से कहा। अपने पापा के जाने के बाद अनंत ने बहुत ही कम मौक़ों पर अपनी माँ को खुश देखा था। उसमें भी मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ मॉम, बहुत खुश लग रही हैं आप? खुश नहीं, बहुत खुश। सालों पहले तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की थी,
मुझे तो लगा था वो भूल गए होंगे। तुम्हें पता है, उनका आज सामने से फ़ोन आया था। वो तुम दोनों का रिश्ता करना चाहते हैं। अनंत के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए मीना जी ने कहा। पर अनंत के लिए तो ये खबर बिजली गिरने से कम नहीं थी। वो अचंभे से अपनी माँ को देख रहा था। मॉम, ये आप? हिम्मत कर अनंत ने बोलने की कोशिश की, पर मीना जी ने उसे रोकते हुए बीच में ही कहा, तुम्हारे पापा ने वादा किया था उनसे कि रत्ना ही इस घर की बहू बनेगी। मैंने आज तक ये बात इसलिए तुम्हें नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा पता नहीं उन्हें याद भी है या नहीं। रत्ना बहुत प्यारी है, मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया है। अब तो और भी प्यारी हो गई है, देखो उसकी फ़ोटो। बोलते हुए मीना जी ने उसे मोबाइल में आई रत्ना की फ़ोटो दिखाई। वाकई बहुत सुंदर और प्यारी थी वो। पर जब मन में कोई और हो तो किसी की सुंदरता आप कहाँ देख पाते हो। मॉम, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। जब अनंत एक सेकंड भी वहाँ रुक नहीं पा रहा था। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना बेटा? मीना जी ने अनंत को जाते हुए देख पूछा तो उसके कदम भी वहीं रुक गए और वो बिना पलटे ही बोला, नहीं मॉम, जिसमें आप खुश उसी में मैं भी खुश। और वो तेज़ कदमों से अपने कमरे में चला गया। रत्ना की माँ की ख़राब तबीयत के कारण अगले दिन ही रोका कर दिया गया और उसी दिन संजू हॉस्टल से आया था। संजू बचपन से बहुत शैतान था। अपने पति के जाने के बाद मीना जी का उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने उसे हॉस्टल में डलवा दिया। पर जब उन्होंने उसे हमेशा के लिए वापस बुला लिया था। अपने भाई के रिश्ते की बात सुन वो बहुत खुश हुआ, पर वो खुशी अपने भाई के चेहरे पर नहीं दिखी। अनंत के पीछे पीछे ही वो उसके कमरे में गया तो देखा अनंत अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था और फिर बाथरूम में चला गया। संजू ने जल्दी से उसका फ़ोन चेक किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इसका मतलब है कि भाई किसी और से प्यार करते हैं, फिर वो शादी क्यों कर रहे हैं? संजू खुद में ही बड़बड़ाया। बाथरूम के गेट की आवाज़ होने पर वो जल्दी से बाहर निकल गया। अनंत एक आखिरी बार नेहा से मिलना चाहता था, इसीलिए उसने उसे मरीन ड्राइव बुलाया। संजू भी उनके पीछे ही निकल गया। मैं जानता हूँ नेहा कि तुम्हारा गुनहगार हूँ, बीच रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ, पर क्या करूँ, अपने पापा के वचन से बंधा हुआ हूँ। एक वचन जो मैंने उन्हें दिया, हमेशा सबकी खुशी का ख्याल रखने का, इस परिवार की इज्जत का ख्याल रखने का, और एक वचन जो पापा ने नरेन अंकल को दिया। बोलकर उसने नेहा की ओर देखा जो बिना किसी भाव के दूर तक फैले समुद्र को देख रही थी। उस वचन का क्या अनंत जो आपने मुझे दिया? उस वचन का क्या जो आपने मेरे चाचा को दिया? भरी आंखों से अब नेहा ने अनंत की ओर देखा तो अनंत के दिल में एक दर्द सा उठा। बड़े मुश्किल से ये फैसला लिया है, मेरे लिए और मुश्किल मत करो नेहा। अनंत ने उसे गले से लगाते हुए कहा तो नेहा की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने भी अनंत को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए ही बोली, कभी माँ पापा को नहीं देखा, उनका प्यार, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है नहीं जानती। हो सकता है मैं भी वही करती जो आप कर रहे हैं, पर इस दिल को कैसे समझाऊं अनंत? कैसे जीऊंगी आपके बिना? वैसे ही जैसे मैं जीऊंगा। अपने लिए एक अच्छा हमसफ़र ढूंढना जो सिचुएशन में तुम्हारा साथ दे, मेरे जैसा नहीं जो साथ छोड़ दे। नेहा से अलग हो उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए अनंत ने कहा। अब अनंत का वहाँ और बैठना मुश्किल हो पा रहा था। अगर कुछ देर और यहाँ रुका तो जा नहीं पाऊंगा, अपना ध्यान रखना बोलकर अनंत ने उसके माथे को चूमा और अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी से वहाँ से चला गया। कुछ देर रोने के बाद नेहा ने कुछ सोचा और वहाँ की पाल से कूदने को हुई कि संजू ने उसे पकड़ लिया जो कब से वहीं खड़ा था। छोड़ दो मुझे, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। आगे संजू ने उसकी नकल करते हुए कहा। नेहा के आंसू अब सूख चुके थे और वो हैरानी से संजू को देख रही थी। जी जी, आगे के डायलॉग मुझे पता थे इसीलिए बोल दिए, संजू ने थोड़ा कड़क होकर बोला तो नेहा ने छोटा सा मुंह बना लिया। अब बताइए क्यों कर रहे थे आप ऐसा? संजू ने वहाँ बैठते हुए पूछा तो नेहा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। एक अजनबी से शायद वो खुलकर अपनी बात कह सकती थी, इसीलिए बोली, अनाथ हूँ, जिससे प्यार करती हूँ वो भी किसी और का होने जा रहा है। चाचा चाची को अगर पता चला तो वो कैसे भी मेरा जीना दुश्वार कर देंगे, इसीलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। उस इंसान के लिए क्या मरना जो आपका साथ ना दे सके? संजू ने थोड़ी नाराज़गी से कहा। ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, बस मजबूरी में बंधे हैं। नेहा ने सामने देखते हुए कहा। जानता हूँ क्या मजबूरी है उनकी, सब कुछ सुना है मैंने। संजू ने भी सामने देखते हुए कहा तो नेहा हैरान से उसे देखने लगी। कौन हो तुम? नेहा ने उससे देखते हुए पूछा तो संजू मुस्कुरा दिया और हंसते हुए बोला, आपका होने वाला देवर। तुम संजू हो? नेहा की आंखें चमक उठी। संजू ने कहा, मैं आपकी शादी भाई से करवाऊंगा, पर आप वादा कीजिए कि दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाएंगी। संजू ने अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहा। नहीं संजू, इससे आपके घर की बहुत बदनामी होगी, आपकी मॉम और अनंत का सर झुक जाएगा और ये कभी नहीं चाहूंगी मैं। नेहा ने उसका हाथ नीचे करते हुए कहा।
गलत किया भाई ने आपके साथ। सबका ध्यान रखने के चक्कर में आपके साथ धोखा किया है उन्होंने। फिर भी आप। संजू ने गुस्सा होते हुए कहा तो नेहा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, चाहे हमारी शादी हो या ना हो, मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ और उनके बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं सुन पाऊंगी। आपकी शादी होगी और भाई से ही होगी। संजू ने नेहा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। वो वहां से जाने को हुआ कि रुक कर बोला, आपके सुसाइड अटेम्प्ट की बात किसी को पता ना चले, भाई को भी नहीं। घर पहुंचकर संजू ने अपनी मॉम को नेहा के बारे में सब बताया, सिवाय उसके सुसाइड अटेम्प्ट के। मीना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं उन्हें हाँ कर चुकी हूँ और अब यह रिश्ता नहीं टूट सकता, मीना जी ने कठोर शब्दों में कहा। और मैं भी भाभी से कह कर आया हूँ कि भाई की शादी उनसे ही होगी, संजू ने भी उनके सामने बोलते हुए कहा। संजू, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? मेरी बात हो चुकी है नेहा से और हम अलग हो चुके हैं, अनंत ने अपनी माँ से नजरें चुराते हुए कहा तो संजू ने नाराजगी से अपनी नजरें फेर ली। मीना जी का दिल रो रहा था अपने बेटे का त्याग देखकर, पर वो भी लाचार थी। अगर उन्हें पहले पता होता तो वो उन्हें मना भी कर देती, पर रोका हो जाने के बाद उन्हें मना करना मतलब लड़की के ऊपर उंगली उठाना, और वो ये नहीं चाहती थी। ये क्या कर दिया तुमने अनंत? तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मीना जी सर पर हाथ रखते हुए सोफे पर बैठ गई। मॉम, आप चिंता मत करो, मैं करूंगा रत्ना से शादी, अनंत ने उनके पास घुटनों पर बैठते हुए नम आंखों से कहा। वाह, जब अपनी फैमिली से इतना प्यार था तो किसी और से प्यार करना ही नहीं था, संजू ने तालियां बजाते हुए कहा तो सब उसे देखने लगे। जब तक भाई नेहा भाभी से शादी नहीं कर लेते मैं अन्न का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा, संजू ने कठोर शब्दों में कहा तो सब हैरान रह गए। तुम पागल हो गए हो संजू, अनंत ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा तो संजू बोला, जो आप समझें, और तेजी से वहां से चला गया। पूरे दिन 2 दिन खाना नहीं खाने से संजू की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। सभी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि नेहा ने भी उसे खूब समझाया, पर वो नहीं माना। उसकी भूख हड़ताल का 3रा दिन था और उसकी हालत बहुत खराब थी। ऊपर से उसने ट्रीटमेंट लेने से भी मना कर दिया। अनंत अपने भाई को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। थक हार कर उसने शादी के लिए हाँ कह दिया और साथ ही मीना जी ने भी। दोनों की शादी मंदिर में ही करवाई गई। मीना जी अब सबसे नाराज थी, सबसे ज़्यादा संजू से। वो ठीक होकर घर भी आ गया, पर मीना जी ने उससे बात तक नहीं की। उन्होंने संजू को फिर से चले जाने को कहा और वो बिना कुछ शिकायत करे देहरादून चला गया। कई बार वो उनसे बात करने की कोशिश करता, पर मीना जी की बेरुखी बरकरार थी। अब सब कुछ नेहा के बर्दाश्त के बाहर हो चला था। वो इस घर को एक देखना चाहती थी, संजू को वापस घर पर चाहती थी। इसीलिए उसने अनंत और मीना जी को सब बता दी कि कैसे वो सुसाइड करने जा रही थी और कैसे संजू ने उसे रोक लिया। सब सुनकर अनंत ने नेहा को गले से लगा लिया। वो इस ख्याल से ही कांप उठा था कि नेहा इस दुनिया में नहीं होती अगर संजू ने उसे सही वक्त पर नहीं रोका होता। मीना जी को जब अपने बेटे पर गर्व हुआ कि एक वादे के ऊपर उसने एक इंसान को रखा। जब उन्होंने संजू को फ़ोन किया तो दोनों ओर से बस सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। मीना जी ने जब उसे लौट आने को कहा तो संजू बोला, अब डॉक्टर बनकर ही आऊँगा मॉम। अनंत, नेहा और रत्ना तीनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। रोते हुए रत्ना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया तो नेहा ने उसे संभाला। ऐसा है हमारा संजू, जो पराये के लिए अपनों से लड़ जाए। सोचो अपनों के लिए वो क्या कर जाएगा। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो रत्ना उसके गले लग गई। नेहा से उसका रिश्ता नहीं था, पर आज उसके गले लगे उसे बेहद आत्मीयता महसूस हो रही थी। जारी है।